हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के लिए जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो ट्रायंगल रहने वाला है, त्रिभुज रहने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं, एकदम अच्छी प्रकार से हम लोग इसे देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व कराने वाला हूं, उदाहरण भी एग्जांपल भी इसके सामने हम सॉल्व कराने वाले हैं और इसकी जो भी एक्सरसाइज रहेगी वो भी आपको सॉल्व कराने वाला हूं। आइए आज आपके लिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, अब आपके एग्जाम की डेट जो है लगभग कंफर्म हो चुकी है। 24 फरवरी से 12 मार्च के मध्य जो है वो आपका एग्जाम जो है होना है। इन्हीं एग्जाम्स अब आपकी डेट जो है कंफर्म है। आप इन्हीं को मान के चलिए कि आपका एग्जाम जो है वो इन्हीं के बीच में रहने वाला है। आप तैयारी में जुट जाइए। देखिए, आप लोग अच्छी प्रकार से तैयारी कीजिएगा और 90 प्लस स्कोर करने का प्रयास कीजिएगा। आइए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो दो कंडीशन मैंने आपके सामने लिखी है कि समरूप बहुभुज क्या होता है और त्रिभुजों की समरूपता के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है। दो वर्ड्स आप सीख लीजिए, एक होता है समरूप के लिए, एक होता है सर्वांगसम के लिए। समरूप में क्या होता है बेटा? समरूप में संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो सेम होता है, रेशियो जो होता है वो बराबर होता है। सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम में भुजा की माप, उनकी लंबाइयां, उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसी ही आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। और समरूप में एक जैसे दिखते हैं लेकिन वो एक दूसरे पर चिपकते नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशंस होती हैं। आइए एक एक कंडीशन को देखते हैं। पहली कंडीशन में अगर हम बात करते हैं क्या समरूप बहुभुज, समरूप बहुभुज क्या होता है, किस तरीके से इसको हम पहचान सकते हैं कि ये दो आकृतियां, देखिए कम से कम आपको दो आकृतियां दी जाएंगी और आपसे कहेगा बताइए क्या दोनों आकृतियां जो है समरूप है या नहीं, तो आपको ये बताना पड़ता है। उसके लिए आपको फैक्ट याद होना चाहिए। अगर आपको फैक्ट याद है तो आप आसानी से उसे बता सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां हमारी सिमिलर हैं, समान है या फिर समरूप है। तो आइए इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आपसे कहे समरूप बहुभुज की बात करें तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि उनके संगत, जो उनके संगत कोण होते हैं बेटा, क्या उनके संगत कोण बराबर होंगे। उनके जो संगत कोण हो वो बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन में क्या है? उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं, उनकी संगत भुजाएं उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानुपातिक होनी चाहिए। ये कंडीशन आपकी होती है, मतलब संगत कोण बराबर हो सकते हैं या फिर यूं कहें कि उनकी जो संगत भुजाएं हैं बेटा उनमें समान अनुपात हो सकता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि दो आकृतियों की तुलना आप कर सकते हैं कि समरूप है या सर्वांगसम है। सर्वांगसम के लिए तो आप समझ जाइए, सर्वांगसम में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल आपके सामने है, एक दूसरा ट्रायंगल है जिसकी एक की भुजा आपकी ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी की भुजा भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से सर्वांगसम का कॉन्सेप्ट सीधा है कि एक ट्रायंगल को या एक कंडीशन को उठाकर दूसरे पर अगर रख देते हैं और वो उस पर बिल्कुल फिट बैठ जाता है, चिपक जाता है, तो समझ लीजिए वो आपके क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। जबकि समरूप में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समरूप में संगत भुजाओं में एक अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है और सभी में ये निश्चित अनुपात होता है।
तो वो एक दूसरे पर चिपकते नहीं हैं, सिर्फ सिमिलर दिखते हैं, समरूप दिखते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको देखना है। देखिए, और अगर यहां बात करें जो आपकी सर्वांगसम वस्तुएं होती हैं बेटा, सर्वांगसम जो वस्तुएं होती हैं, जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं, वो समरूप तो आपकी होती हैं, समरूप तो आपकी होती हैं, लेकिन जो समरूप होती हैं उनका सर्वांगसम होना जरूरी नहीं कि वो सर्वांगसम होंगी। ये भी कह सकते हैं सर्वांगसम हो भी सकती हैं, सर्वांगसम नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन जो सर्वांगसम है वो आपका समरूप अवश्य होता है। इस फैक्टर को भी आपको याद रखना है, अच्छी प्रकार से इसे ध्यान में रखना है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, दो त्रिभुज यहां पर आपके बात कर रहे हैं त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। इसमें भी आपके दो यही फैक्ट होते हैं, यही दो फैक्ट होते हैं। क्या? उनके संगत कोण। क्या? उनके जो संगत कोण होते हैं बेटा, उनके जो संगत कोण होते हैं वो आपके क्या होने चाहिए? संगत कोण बराबर होते हैं। क्या? संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण जो होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। सेकंड कंडीशन में अगर हम बात करें तो उनकी संगत भुजाएं जो होंगी, उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं समान अनुपात में होती हैं। क्या? उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये दो कंडीशन है। जो कंडीशन आपकी फर्स्ट पॉइंट में है वही आपकी क्या है? ठीक है, तो ये होता है आपका। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, आपसे दो डायग्राम लेकर आपको समझाने का प्रयास अगर करूं, तो मान लीजिए हम आपके सामने यहां दो डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके से दो ट्रायंगल आपके सामने हमने यहां पर बना दिए। ठीक है, ये दो ट्रायंगल आपके सामने, ट्रायंगल ए बी और सी है, और एक ट्रायंगल जो है वो आपका क्या है? डी ई एफ है। दो ट्रायंगल आपके सामने हैं। इन दो ट्रायंगल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कब समरूप होता है, कब किस तरीके से बात करते हैं। देखिए, यहां पर अगर बात करें, ये आपका एंगल एक रहेगा, ये एंगल दूसरा रहेगा, और ये एंगल क्या रहेगा? तीसरा रहेगा। ये इसके सापेक्ष हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, और ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होंगे। उनके संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। बेटा, अगर मैं बात करता हूं कोण ए के संगत कोण कौन सा होगा, तो संगत कोण आप बताएंगे डी होगा। क्या होगा? डी होगा। कोण बी के संगत कोण की बात करते हैं तो कोण बी के संगत कोण जो बेटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और कोण सी की संगत की बात करेंगे तो कोण एफ हो जाएगा। ठीक है ना, इसे ध्यान देना है। अब देखिए, यहां कोण ए बराबर जो होगा बेटा वो कोण डी के होगा, कोण बी बराबर जो होगा बेटा वो कोण ई के होगा, और बात करें कोण सी की तो ये आपका कोण एफ के होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। इनको आपको ध्यान में रखना है, ये हमारे क्या है? संगत कोण है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहां पर संगत भुजाओं की, अगर हम यहां पर बात करने वाले हैं संगत भुजाएं, अगर आपको बताना है कि संगत भुजाएं की बात करते हैं तो संगत भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? बेटा, ए बी के जो संगत भुजा होगी वो डीई होगी। क्या? ए बी की जो संगत भुजा होगी वो क्या होगी? डीई होगी। तो यहां पर लिख सकता हूं क्या? ए बी बटे डीई हो जाएगा, इज इक्वल टू। उसके बाद बीसी के संगत भुजा जो रहने वाली है वो ई एफ रहने वाली है। ये हो जाएगा क्या? बीसी बटे क्या? ई एफ हो जाएगा, इज इक्वल टू। उसके बाद अगर बात करते हैं तो एसी के संगत भुजा जो होगी वो डी एफ होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एसी बटे डी एफ हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपकी प्रूफ हो जाती है कि सबका रेशियो एक सेम आता है, तो आपके जो त्रिभुज होते हैं वो दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसको लिख कैसे सकते हैं? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या? डी ई एफ। ये हमारा समरूप का साइन होता है, समरूप का चिन्ह होता है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। इस तरीके से आप किसी भी ट्रायंगल को, किसी भी दो आकृतियों को पहचान सकते हैं कि वो समरूप है या सर्वांगसम है। सर्वांगसम के लिए आपको सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है बेटा, उनके जो संगत कोण होंगे, संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। इसी प्रकार से, लेकिन जो भुजाएं होती है बेटा, जैसे मान लीजिए ए बी भुजा का मान अगर 5 है तो यहाँ डी का मान भी 5 होगा, एसी का मान 10 है तो यहाँ डी एफ का मान 10 होगा, इसका मान अगर 4 है तो इसका मान भी 4 होगा। अगर ऐसा है तब वो आपकी क्या है? सर्वांगसम है। इसको उठाकर इसके ऊपर अगर चिपका देते हैं और पूरा सही से बैठ जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, तो हम कहते हैं कि दोनों वस्तुएं क्या है? दोनों चित्र क्या है? सर्वांगसम है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। आइए एक प्रमेय लेते हैं जो बहुत एग्जाम में पूछी जाती है और कई बार एग्जाम में आ चुकी है, आप जानते भी हैं। उसका नाम क्या रहता है? थेल्स प्रमेय रहने वाला है। आइए इसे सॉल्व करेंगे, इसे प्रूव करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। आइए देखते हैं थेल्स प्रमेय को। देखिए, बात करते हैं आपसे थेल्स प्रमेय के ऊपर। क्या है, किस तरीके से हम प्रूव करते हैं, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके क्या क्या नाम हैं? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, इसको हम आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं और इसी को हम मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। कोई सा वर्ड आपके सामने लिख कर आ सकता है एग्जाम में, आप उसे समझ जाइएगा कि हमें कौन सी प्रमेय को सिद्ध करना है, किस तरीके से हमें उसे देखना है। स्टेटमेंट क्या होता है इसका? इस लाइन को भी लिखकर वो दे सकता है कि बताइए इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। लिखा है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा। एक त्रिभुज है, इस एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई एक सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर इस प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये भी स्टेटमेंट जो लाइन है वो भी आपकी लिख कर आ सकती है एग्जाम में। तो किस तरीके से आप करते हैं देखिए, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आराम से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आपने इसको पढ़ा और एक दो बार स्वयं से इसका प्रयास किया तो आप इसको आराम से लगाने लग जाएंगे और अपने एग्जाम में अगर आती है तो भी इसे आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, एक कंडीशन की बात करते हैं, आपको क्या क्या दिया गया है इस इटली नाइल में। इस जो लाइन स्टेटमेंट आपकी लिखी है, इस लाइन में उसने क्या क्या बता दिया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। क्या कहा? एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। तो मान लेता हूं एक त्रिभुज क्या दिया गया है, एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी है। इस त्रिभुज एबीसी में आपको बताया गया है एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा, एक भुजा के समांतर। तो यहां मान लेता हूं एक भुजा आपकी क्या हो जाएगी, बीसी मान लेता हूं। त्रिभुज एबीसी में भुजा भुजा बीसी के समांतर, बीसी के समांतर, भुजा बीसी के समांतर, भुजा बीसी के समांतर डीई, भुजा बीसी के समांतर डीई, भुजा बीसी के समांतर डीई रेखा है जो एसी तथा एबी तथा एसी को बिंदुओं डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये हमें इतना दिया गया है, ये हमसे कहा गया है, ये हमें इतना बताया गया है इस लाइन के माध्यम से। अब आगे आप क्या करना चाहते हैं? आपको आगे क्या करना है? आगे आपसे कहता है कि सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध। उसको भी आप यहां लिख दीजिए। तो क्या सिद्ध करना है बेटा, देख लीजिए। कह रहा वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, समान अनुपात में बांटते हैं। तो इसको क्या सिद्ध करना? एडी बटे डीबी। क्या? एडी बटे डीबी बराबर, एडी बटे डीबी बराबर क्या लाना आपको? एई बटे ईसी लाना है। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है प्यारे बच्चों, ये आपको दिखाना है, इस तरीके से आपको बताना है। अब देखिए आप क्या करने वाले हैं, यहां पर बात करते हैं रचना की। किसकी बात करते हैं? रचना। आप एक डायग्राम यहां पर बनाएंगे। क्या? एक चित्र बनाएंगे। तो देखिए यहां चित्र बनाने की हम चित्र बनाते हैं, आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। ये आपका ट्रायंगल है। क्या? ए बी सी, बीसी के समांतर आपको एक रेखा बनानी है डीई। तो यहां हम एक रेखा बना देते हैं डीई। ये आपकी एक रेखा हो जाएगी। क्या? डीई रेखा हो जाएगी। ठीक है ना, हमने एक रेखा डीई बना ली। क्या बना ली? एक रेखा डीई बना ली। अब हमें क्या करना है इसमें बीई, हमें बीई और सीडी को आपस में क्या करना है? मिला देना है।
बीई और सीडी को आपस में क्या करना है, मिला देना है। तो यहां पर हमने रचना में क्या काम कर दिया, बीई और सीडी को मिलाया। क्या, बीई और सीडी को क्या कर दिया, मिला दिया। तो यहां लिख दीजिए आप क्या, बीई तथा सीडी को मिलाया, मिलाया और क्या कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि ईएफ लंब जो है वो आपने ए बी खींचा। ईएफ लंब ए बी व ईएफ लंब ए बी एंड डी डीजी लंब ए ई खींचा, सॉरी एसी कर दीजिए यहां पर, एसी खींचा। ठीक है, ये आपका बना। यहां से हम क्या करने वाले हैं, इस रेखा पर यहां पर लंब डाल देते हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा कि लंब हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया ईएफ और यहां से एक लंब डाल दिया हमने, ये देखिए ये क्या है आपका ईजी है। अब जरा बात करते हैं उपपत्ति में आप क्या करने वाले हैं, इसकी कैसे इसकी रचना हो गई, सब कुछ हमने यहां पर आपको बताया। उपपत्ति की बात करने वाले, इसको हम अब प्रूफ करने वाले हैं किस तरीके से इसकी उपपत्ति होने वाली है। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से आप यहां पर बताने वाले हैं, किस तरीके से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा यहां जो त्रिभुज बीडीई और सीडीई है, त्रिभुज जो बीडीई है, क्या त्रिभुज बीडीई तथा त्रिभुज सीडीई, इनको आप पहले देखिए। त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज सीडीई की बात करते हैं। त्रिभुज बीडीई कहां है, बीडीई, और त्रिभुज सीडीई क्या है, एक ही आधार। क्या, त्रिभुज बीडीई और सीडीई एक ही आधार, इनका आधार क्या हो जाएगा बेटा, डीई, इनका आधार क्या हो जाएगा, डीई पर बने त्रिभुज हैं। एक ही आधार डीई पर बने क्या हैं, त्रिभुज बने हैं, एक ही समांतर रेखाओं तथा एक ही समांतर रेखाओं डीई और बीसी के बीच स्थित है, तथा एक ही समांतर रेखाओं डीई तथा बीसी के बीच स्थित हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब जरा देखिए इस कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो इक्वल होने वाले हैं। क्या इक्वल होने वाले हैं, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल। ये दोनों आपके क्या रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले हैं। इसे हम कंडीशन नंबर 1 कह सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे अगर बात करते हैं तो आगे हम किस तरीके से बात करेंगे, जरा उस पर ध्यान दीजिए। अब हम निकालने वाले हैं त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। क्या, देखिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल, ये हम निकालने वाले हैं। क्या, सॉरी यहां पर त्रिभुज बीडीई कर लीजिए, क्या बीडीई का क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं यहां पर लंब जो पड़ रहा है, तो यहां पर समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला हम प्रयोग में ला सकते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई की बात कर सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, 1/2 आधार। त्रिभुज एडीई की बात कर रहा हूं, एडीई की बात कर रहा हूं, तो इस आधार की बात करेंगे तो आधार क्या मान लेता हूं, ए बी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, आधार आपका क्या हो जाएगा, सॉरी आधार यहां पर क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहां बात करेंगे आधार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। ऊंचाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से त्रिभुज जो हमारा रहेगा ए बी डी ई की बात करते, बी डी ई की बात करेंगे तो बी डी ई की जब बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आधार जो बनेगा वो बेटा क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
सॉरी एडी नहीं यहां पर होगा, आधार जो होगा यहां पर डीबी होगा, क्या डीबी होगा। आधार जो यहां पर मानने वाला हूं वो हम डीबी मानने वाले, क्या डीबी हो जाएगा। और ऊंचाई की बात करिएगा तो ऊंचाई तो आपकी क्या रहेगी, ई एफ रहने वाली है। तो यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या, एडी बटे डीबी। ये इक्वेशन नंबर मैं 2 मान लेता हूं, क्या इक्वेशन नंबर में से 2 मान लेता हूं। ये आपका बन गया। अब हम क्या करने वाले, इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार अभी हमने क्या किया, इधर वाले ट्रायंगल को लिया, हमने बीडीई की बात की, अब हम ट्रायंगल लेने वाले हैं सीडीई की। तो देखिए ऊपर कंडीशन आपकी वही रहेगी, क्या त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज एडी की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो अब की बार लंब इसको मान लेता हूं, तो यहां हो जाएगा 1/2, क्या 1/2 ए इंटू ये हो जाएगा डीजी बटे 1/2। यहां पर अगर बात करते हैं, इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें हम क्या मान सकते हैं, इसमें हम मान सकते हैं क्या, इसमें मान लेते हैं ईसी। आधार जो होगा वो क्या होगा, ईसी, और ऊंचाई आपकी वही रहेगी, क्या डीजी। ये कट जाएगा, कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एई बटे क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक कंडीशन आपकी क्या है, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज सीडीई के क्षेत्रफल के, तो हम सीडीई की जगह क्या रख सकते हैं, बीडीई रख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा क्या, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे इसकी जगह हम लिख सकते हैं त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, क्या बी डी ई का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी। इसे समीकरण नंबर कितना कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, और यहां पर भी लिखा एडीई का क्षेत्रफल बटे बीडीई का क्षेत्रफल। अगर ये दोनों क्षेत्रफल अगर इक्वल हैं तो हम समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ये हमें क्या प्रूव करना था, तो ये हमारा आ चुका है। इस तरीके से ये थेल्स प्रमेय जो है वो आपकी प्रूफ होती है, हल हो जाती है। अब देखिए इसमें कुछ रिजल्ट हैं, इन रिजल्ट को आपको याद रखना है। देखिए इन रिजल्ट्स को आपको याद रखना है, प्रश्न में जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे उन क्वेश्चंस में ये काम आने वाला है। देखिए यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, क्या देखिए ए बी बटे, क्या ए बी बटे में क्या लिख सकता हूं, ए बी बटे में हम लिख सकते हैं डीबी। क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे में क्या लिख सकते हैं, डीबी। इसी प्रकार से हो जाएगा ए सी बटे क्या हो सकता है, ए ई हो सकता है। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट रहेगा। फर्स्ट रिजल्ट आपका ये रहने वाला है, ए ई क्या ए बी बटे डीबी लिख दिया हमने, और ए सी बटे क्या लिख दिया, ईसी लिख दी, ए ई लिख दी, सॉरी यहां पर ईसी होगा, क्या ईसी होगा। यहां पर देखिए ये क्या होगा, यहां ईसी होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसी तरीके से एक रिजल्ट और अगर हम बनाएं, एक रिजल्ट और बनाएं तो वो क्या बन सकता है, तो ये बन सकता है क्या कि एडी बटे क्या, एडी बटे क्या लिख सकता हूं, एडी बटे ए बी लिख सकता हूं, एडी बटे ए बी लिख सकता हूं, बराबर में ए ई बटे ए सी लिख सकता हूं। ये भी आपका रिजल्ट बन सकता है, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे यहां पर अभी देखिए एडी बटे हमने डीबी लिखा और ए ई बटे क्या लिखा, ईसी लिखा। तो ये रिजल्ट्स होते हैं, इन रिजल्ट्स को आपको याद रखना है। अब जो प्रश्न आगे आपके चलेंगे उन प्रश्नों को हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार से उन्हें हल करने वाले हैं। आइए अब हम बात करेंगे अपने आगे के प्रश्नों पर। प्रश्नों को लेते हैं सबसे पहले एग्जांपल्स जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, उन एग्जांपल्स की बात करेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी जो हमने थेल्स प्रमेय के फैक्ट सीखे
उन्हीं फैक्ट्स पर आधारित अब आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं। जो पहला क्वेश्चन लिखा था वो आपका 2023 में पूछा गया था, और जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपका 2023 की परीक्षा में बन चुका है। आइए बात करते हैं, इन क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरीके से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बने हुए हैं, लिखे हुए हैं। देखिए लिखा है, दिए गए चित्र में AD बराबर आपको x प्लस 3 सेंटीमीटर एंड DB बराबर 3x प्लस 19 सेंटीमीटर, AE बराबर x सेंटीमीटर और EC बराबर 3x प्लस 4 सेंटीमीटर है, तथा DE जो भुजा है वो BC के समांतर है। तो x का मान आपको फाइंड आउट करना है। x का मान क्या रहने वाला है? देखिए अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या चूंकि DE जो रेखा है वो किसके समांतर है? BC के समांतर है। अगर DE जो रेखा है वो BC के समांतर है, तो क्या कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया, क्या कॉन्सेप्ट बताया था अभी हमने आपको, क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा AD बटे DB लिख सकता हूं, इज इक्वल टू AE बटे क्या लिख सकता हूं? EC लिख सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट अभी हमने आपसे चर्चा की, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। आइए मान रखते हैं, तो यहां हो जाएगा क्या, x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19 इज इक्वल टू x बटे 3x प्लस 4। क्रॉस गुणा करा दीजिए, क्या क्रॉस गुणा कराइएगा? क्रॉस जब गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए ये हो जाएगा क्या, 3x स्क्वायर, देखिए यहां लिख सकता हूं 3x प्लस 4 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू x 3x प्लस 19, ठीक है ना। अब गुणा कराते हैं तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 जा 9x प्लस 4x 4 3 जा 12 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 19x हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13x हो जाएगा, प्लस के 12 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 19x हो जाएगा। अब देखिए ये 13x रहेगा आपका, इस 19x को आगे ले आइए और ये बराबर में कितना हो जाएगा? माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 6x इक्वल टू माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 12 बटे 6, 6 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर आ गया। इस प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है वो कितना बनेगा? 2 सेंटीमीटर बनेगा। कितना बनेगा? 2 सेंटीमीटर बनने वाला है। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक एग्जाम में निश्चित ही आता है, और निश्चित ही आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना सेकंड प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। कहता है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE है। BC के समांतर रेखाखंड क्या है? DE है। यदि DB बराबर आपको दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि AE का मान दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर और EC का जो मान दिया गया वो कितना है? 5.4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि AD का मान आपको फाइंड आउट करना, क्या करना है? AD का मान आपको निकालना है। इसे मैं x मान लेता हूं, ठीक है। ये आपको क्या करना है? निकालना है, बताना है इसका आंसर क्या बनने वाला है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास करेंगे तो देखिए क्या बात करने। देखिए DB क्या है? यहाँ पर DB है, सॉरी यहाँ पर ये 7.2 ये होगा, ठीक है, यहां नहीं होगा, ये 7.2 ये रहने वाला है। DB दिया गया है, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपके सामने एक कंडीशन है। क्या वह कंडीशन क्या है? कि जो DE रेखा है प्यारे बच्चों, वो BC के क्या है? समांतर है। DE रेखा क्या है? वो BC के क्या है? समांतर है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC, ये आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए AD का मान आपको निकालना है, तो इसे हम x मान लिए, अपॉन में DB क्या है? DB का मान 7.2 है, इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए तो ये हो जाएगा x बटे 7.2 इक्वल टू 18 बटे 54 हो जाएगा। 18 तिया 54, तो क्रॉस गुणा करेंगे 3x बराबर क्या हो जाएगा? 7.2 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालिएगा तो 7.2 अपॉन 3, 3 से ब्रेक कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 चौकू 12,
x बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, इसे मैं AD बार लिख सकता हूं 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर बनने वाला है 2.4 सेंटीमीटर क्या होगा, आंसर बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए आगे अगर बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। और जो अगला प्रश्न आपका है वो आपका क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों प्रश्न 2020 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आइए इन क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करते हैं और बताते हैं किस तरीके से इन्हें आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या है चित्र में, AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर 1/3 हो और DC का मान आपको दिया गया है, तो कह रहा कि AB का मान आप फाइंड आउट कीजिए। DC का मान कितना दिया गया है, 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है और ये AB का मान पूछ रहा है, X आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या पहले हम बात करने वाले हैं किस तरीके से। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ दोनों इक्वल हैं, तो इसी में लिख सकता हूँ OC OA AO बटे OC, ये भी क्या होगा 1/3 हो जाएगा और BO बटे क्या OD भी जो होगा वो कितना होगा 1/3 होगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में। अगर हम बात करें त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC की, तो देखिए समरूप त्रिभुज कहलाने वाले हैं। क्यों कहलाने वाले समरूप त्रिभुज, देखिए जब दो तिर्यक रेखाएं आपस में काटती हैं तो उनके एकांतर कोण जो होते हैं प्यारे बच्चों वो बराबर होते हैं। ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो एंगल बनेगा वो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। क्या, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कौन 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 समरूपता से, कौन समरूपता से क्या है। देखिए यहां मैं बात करने वाला हूं ट्रिपल ए, क्या, ट्रिपल ए समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज क्या होगा, DOC रहने वाला है। क्या, DOC होगा। ठीक है, अब अगर ये समरूप है तो आप जानते हैं समरूपता की जो भी हमने कंडीशन आपको लिखाई उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें इसको आगे लगाने की, तो इसको लिख सकते हैं क्या, AO बटे OC, AO बटे OC की बात करें और हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या, AB बटे हो जाएगा क्या, DC हो जाएगा। AB बटे क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आपका AO बटे OC का मान कितना 1/3 रहेगा, इज इक्वल टू AB का मान X मान लिया, DC का मान 1 पॉइंट कितना है 5 रहेगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 1.5 हो जाएगा, x इक्वल टू 1.5 अपॉन 3 दशमलव हटा दीजिए, 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 बटे कितना 30 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू रहेगी वो 1/2 रहेगी, या फिर हम इसको कह सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर रहने वाली है। तो AB का जो मान हो जाएगा वो आपका 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न था, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या है, किस तरीके से लगाना है, जरा देखिए। कह रहा है चित्र में त्रिभुज AHK, एक त्रिभुज है, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। कहता है एक त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हैं, दोनों समरूप है, पहले ही आपको बता दिया गया है। यदि AK बराबर, AK का मान जो दिया गया है वो बेटा कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और कहता है कि BC का जो मान है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे कहता है HK का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा कि AC का मान बताइए, इसे मैं X सपोज कर लेता हूं। ठीक है ना, समरूप त्रिभुज है, पहले ही उसने कह दिया क्या, चूंकि अब वहां पे आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहां पहले ही बोल दिया कि त्रिभुज AHK समरूप त्रिभुज क्या है, ABC है। ठीक है ना, तो ये समरूप है। आप देख भी सकते हैं दो तिर्यक रेखाएं हैं आपस में काट रही हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, एक दूसरे के बने सामने कोण, तब भी ये क्या होंगे, समरूप कहलाने वाले। कैसे कहलाने वाले हैं, समरूप हो जाएंगे।
तो यहाँ समरूपता की कंडीशन के साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो समरूपता की कंडीशन के साथ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख सकता हूं क्या, ए के बटे ए सी लिख सकता हूं। ए के बटे में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, इक्वल टू इसको लिख सकता हूं एच के बटे क्या लिख सकता हूं, बी सी लिख सकता हूं। ये हो जाएगा आपका, मान रख दीजिए ए के का मान कितना है 10, ये बटे में x हो जाएगा, इक्वल टू एच के कितना है 7 बटे कितना 3.5 हो जाएगा, दशमलव हटा दीजिए 0 बढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 बटे x इक्वल टू हो जाएगा 70 बटे कितना 35। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, 35 दूनी 70, क्रॉस गुणा कराइएगा तो 2x बराबर 10 हो जाएगा। x की बात करेंगे तो 10 बटे 2 से कैंसिल कर दीजिए, x का मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी कह सकता हूं कि जो एसी भुजा है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर है 5 और प्रश्न नंबर 6। देखिए क्या है, चित्र में डीई समांतर है बीसी। चित्र आपके सामने एक त्रिभुज है, ट्रायंगल एबीसी है। इस ट्रायंगल एबीसी में जो डीई भुजा है वो बीसी के कैसी है, समांतर है। कैसी है, समांतर है। एडी की तो एक ही एडी की लंबाई बताइए, एडी का हमें मान बताना है, जबकि दिया गया है एई का मान आपको दिया गया है, बीडी का मान दिया गया है और आपको ईसी का मान दिया गया है या सीई का मान दिया गया है। तो हमें क्या करना है, एडी का मान फाइंड आउट करना है। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन पर, चूंकि यहां पर आपके सामने कंडीशन है क्या, डीई भुजा जो है वो समांतर है किसके, बीसी के समांतर है। जो डीई रेखा है वो आपकी क्या है, बीसी रेखा के क्या समांतर है, पैरेलल रहने वाली है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या बना सकते हो आप, यहां बना सकते हो क्या, क्या बना सकते हो कि एडी, क्या एडी बटे डीबी लिख सकता हूं, इक्वल टू एई बटे क्या हो जाएगा, एई बटे क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। ये कंडीशन आप बना सकते हैं। अब आगे देखिएगा, एडी का मान आपको फाइंड आउट करना है, डीबी की जगह क्या है 10.8 है, बराबर एई का मान 2.7 है, बटे में 8 दशमलव कितना है 1, दशमलव से दशमलव आप कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा एडी बटे 10.8 इक्वल टू 27 बटे कितना 81, 27 एकम 27 81 होता है, क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3AD बराबर 10.8 हो जाएगा। तो AD का मान निकालना है तो 10.8 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसे आपको क्या करना है, सॉल्व कर दीजिए। जब इसे ब्रेक करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 0.18, तो AD का मान कितना आने वाला है 3.6 सेंटीमीटर AD का मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर क्या होगा, AD का मान बनने वाला है। किसका मान बनने वाला है, AD का मान बनने वाला है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न भी क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर भी आपको पहले ही कंडीशन में बता दिया गया है क्या, पहले ही कंडीशन में बता दिया गया है क्या, जो डीई है क्या, जो डीई है वो किसके बराबर समांतर है, बीसी के समांतर है। डीई रेखा जो है वो किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। अब यहाँ पर इस प्रकार से चूंकि यहाँ पर ये दिया गया है तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्या एडी बटे डीबी इक्वल टू एई बटे क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। मान रख दीजिए 3/6 इक्वल टू 2 ईसी हो जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे तो 3EC बराबर क्या हो जाएगा 6 × 2, तो EC का मान निकालना है तो 6 × 2/3, 3 से काट दीजिए तो EC का जो मान रहेगा वो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर रहने वाला है। कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए आगे प्रश्न पर चले तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, 7वां प्रश्न और प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। 2 प्रश्न और हैं हमने लिए हैं। कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। यदि पीक्यू अनुपात बीसी 1:3 है तो एपी और पीबी का अनुपात आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। क्या दिया गया है, पीक्यू रेशियो क्या दिया गया है, बीसी इज इक्वल टू 1/3 है। इसको लिख सकता हूँ पीक्यू बटे बीसी इक्वल टू 1/3 लिख सकता हूं। ये कंडीशन आपके सामने दी गई है, ये कंडीशन आपकी यहां पर बनी हुई है। अब देखिए अगर यहां हम बात करते हैं क्या, यहां पर अगर बात करते हैं
क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें, चूंकि जो डीई रेखा सॉरी पीक्यू रेखा है क्या, पीक्यू समांतर किसके है, बीसी के है। पीक्यू जो समांतर है वो किसके है, बीसी के है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, एपी अनुपात पीबी चाहिए, एपी अनुपात पीबी चाहिए। और जबकि यहां दिया गया है पीक्यू अनुपात बीसी दिया गया है, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, एपी बटे एबी बराबर PQ बटे BC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए BC जो है वो पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले एक ट्रायंगल आपका क्या है, APQ हो जाएगा, एक ट्रायंगल ABC हो जाएगा। तो AP बटे में क्या लिख सकता हूं, AB लिख सकता हूं, और PQ बटे में क्या लिख सकता हूं, BC लिख सकता हूं, जैसा कि दिया गया है। अब देखिए AP तो आपका AP ही रहेगा। AB की बात करते हैं क्या, इस AB की बात करें तो इसे दो पार्ट में बांट सकते हैं क्या, AP प्लस PB इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, 1/3 है। क्रॉस गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3AP बराबर AP प्लस PB हो जाएगा, ठीक है ना। AP को आप आगे लाइएगा तो 3AP माइनस का AP बराबर में क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। यहां घटा दीजिए, जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 2AP बराबर क्या, PB। इसको लिख सकता हूं क्या, AP बटे PB बराबर 1/2 हो जाएगा। यहां पर अनुपात बनेगा क्या, AP अनुपात PB इक्वल टू 1 अनुपात कितना, 2 हो जाएगा। 1/2 जो है वो इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 2023 की परीक्षा में बन चुका है। 2023 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 क्या है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, लिखा है चित्र में डीई जो रेखा है वो बीसी के समांतर है। जो डीई रेखा है वो बीसी के समांतर है, और एडी का मान जो दिया गया है वो एक्स दिया गया है, बीडी का मान जो दिया गया है वो x-2 दिया गया है, एई का मान जो दिया गया है वो x+2 दिया गया है, और ईसी का मान x-1 दिया गया है। तो हमसे कहा सिर्फ x का मान हमें बताना है। तो चूंकि आप जानते हैं क्या, डीई समांतर है किसके, बीसी के है, तो इसकी कंडीशन आप बना सकते हैं क्या, एडी बटे डीबी हो जाएगा बराबर में एई बटे ईसी हो जाएगा, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहां पर मान रखते तो ये हो जाएगा x बटे x-2 इक्वल टू x+2 बटे x-1। क्रॉस गुणा करा दीजिए, जब क्रॉस गुणा कराएंगे तो x-1 इक्वल टू x+2 एंड x-2 हो जाएगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कराइएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस एक्स इक्वल टू, यहां हो जाएगा क्या, देखिए x² माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस का 2 दूनी 4, x² से x² कैंसिल, ये माइनस का x, और यहाँ देखिए 2 से 2 भी कट जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस माइनस प्लस x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x का मान क्या रहने वाला है, 4 रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पर। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके सामने एक डायग्राम भी बना हुआ है, लिखा है आकृति में कोण ए बी डी बराबर कोण सी डी बी बराबर कोण पी क्यू डी 90 अंश है। तो और ए बी बराबर एक्स दिया गया है, सी डी बराबर वाई दिया गया है, पी क्यू बराबर जेड दिया गया है। तो सिद्ध करना है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। ये आपको प्रूव करना है। देखिए किस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हम यहां बात करने वाले हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी की बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर एक कंडीशन आपके सामने है क्या, ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के। क्या ए बी जो रेखा है वो समांतर है किसके, पी क्यू के समांतर रहने वाली है। किसके समांतर रहने वाली है, पी क्यू के समांतर रहने वाली है। या हम इसको यूं कह सकते हैं क्या, कि जो पी क्यू रेखा है वो किसके, ए बी के समांतर है। दोनों कंडीशन आप लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन आपकी सफिशिएंट है। अब यहां देखिए पहले ट्रायंगल की बात करेंगे। दो ट्रायंगल यहां पर बनेंगे। एक ट्रायंगल आपका बनेगा क्या, एक ट्रायंगल आपका बनेगा क्या, त्रिभुज एबीसी। इस समरूप जो रहेगा बेटा वो त्रिभुज पी क्यू डी के रहने वाला है।
ये त्रिभुज पी क्यू डी के समरूप हो जाएगा। किससे हो जाएगा? डबल ए समरूपता से। डबल ए समरूपता, क्योंकि ये 90 डिग्री है, यहां भी 90 डिग्री है, और कोण जो डी है वो दोनों त्रिभुज के लिए काम करेगा। तो दोनों त्रिभुज के लिए काम करेगा, यानी दोनों का उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डबल ए समरूपता देखिए, जब दो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो त्रिभुज के दो एंगल समान होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहां देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, किस प्रकार से आप बता सकते हैं? तो इसको लिख सकता हूं क्या? पी क्यू बटे क्या? पी क्यू बटे में क्या हो जाएगा बेटा? ए बी हो जाएगा। पी क्यू बटे में क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा क्यू डी बटे में क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। इसको लिख सकता हूं, या हम बी डी कह सकते हैं क्या? बी डी कह सकते हैं, सॉरी यहां पर, ठीक, हाँ ठीक, बिल्कुल सही है। तो ये रहेगा। तो इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। इस तरीके से हम देखिए, बीसी तो नहीं होगा, बीडी होगा, सॉरी बीडी होगा। तो यहाँ PQ की बात करते हैं Z हो जाएगा, AB की बात करते हैं X हो जाएगा, और यहाँ QD कितना है? B है। और BD की बात करेंगे, पूरी लंबा दूरी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस B हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर क्या कह सकते हैं? 1 कह सकते हैं। ठीक है ना? इसी प्रकार से अगर हम बात करें, क्या इसी प्रकार अगर हम बात करें त्रिभुज BDC में, BDC की बात करें, BDC की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी आपकी क्या रेखा बनेगी? इसमें PQ जो समांतर होगा वो किसके होगा? BC की, सॉरी CD की हो जाएगा। किसके हो जाएगा? CD के समांतर हो जाएगा। देख लीजिए, ये PQ जो होगा वो इसके CD के समांतर हो जाएगा। यहां पर भी दो एंगल आपके होंगे, ये दो एंगल आपके कैसे होंगे? समरूप बन जाए। कैसे? देखिए, बात करने वाला हूं किसकी? त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज हो जाएगा क्या? BQP, बी त्रिभुज BQP की बात करते, इस तरीके से समरूप हो जाएगा। इस तरीके से दिखा लीजिए। अब देखिए, अगर यहां पर आपको आगे सॉल्व करना है तो यहां पर क्या बना सकते हैं आप? यहां पर आप लिख सकते हैं क्या? PQ, क्या लिख सकते हैं? PQ बटे में CD लिख सकते हैं, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? इक्वल टू में क्या हो जाएगा? BQ बटे में क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। मान रख दीजिए, यहां पर आपका Z हो जाएगा, CD का मान Y है, और ये BQ कितना है? BQ कितना? A है, अपॉन में A प्लस B रहेगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की अगर बात करें तो A बटे A प्लस B, और वहां क्या है? तो दोनों को जोड़ दीजिए। क्या? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो ये हो जाएगा Z बटे X प्लस Z बटे Y, और बराबर A बटे A प्लस बी, और प्लस B बटे A प्लस बी। यहां से Z कॉमन ले लीजिएगा तो 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। यहां देखिए, एलसीएम की बात करेंगे तो A प्लस बी, अंश में भी A प्लस बी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो Z 1/x प्लस 1/y इक्वल टू क्या? 1। तो इसे लिख सकता हूं 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका प्रूफ होता है, हल होता है। आइए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर, और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। देखिए, बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर, और लेते हैं अपना आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा आज का 10 रहेगा। इसके बाद आपको अगले वीडियो में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है? दिए गए चित्र में यदि ST समांतर है PQ के QP के, तो और दिया गया QS बराबर 3 सेंटीमीटर, SR बराबर 1.5 सेंटीमीटर एंड PT बराबर 2.8 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना है? TR का मान फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरीके से लगाते हैं। यहां पर आपको दिया गया है क्या? चूंकि क्या दिया गया है? ST जो समांतर है वो किसके है? QP के है। अब देखिए, अगर चाहे तो इस त्रिभुज को आप घुमाकर बना सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये हमारा रहेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ये हो जाएगा RS बटे क्या? RS बटे SQ कर सकता हूं, बराबर हो जाएगा TR बटे TP हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं या PT लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 1.5 रहेगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, इक्वल टू में ये आपको TR निकालना है, और बटे में 2 पॉइंट कितना है? 8 है।
क्रॉस गुणा कराएंगे अगर तो हो जाएगा टी आर बराबर हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 2.8 अपॉन कितना 3, इसको आप कैंसिल कर दिए 0.5 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी आर इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 2.8 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 8 5 40, 8 5 40 हो 5 8 40 हो जाएगा, हाथ से 4 और 5 दूनी 10, 10 4 14 हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो 1.4 सेंटीमीटर रहेगा। तो टी आर का जो मान रहेगा वो 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न, इस तरीके से आपको इसे लगाना था, इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना था। अब आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, आगे के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आऊंगा, जरूर आऊंगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।